अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाव, मैं हूं अली सरवर। आज हम सबसे पहले जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है पाकिस्तान का ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान और ईरानी सफ़ीर को मुल्क छोड़ने की हिदायत भी की गई है। सारा मामला क्या है और जिस तरह पाकिस्तान इस गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है और जिस तरह जो कुछ किया ईरान की जानिब से, इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। मेरे मौजूद मेहमानों को तारुफ आपसे करा दूँ। नवीद ज़ुबैरी साहब सीनियर तज़कियाकार हैं, दानिशवर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अनीस मंसूरी साहब, बहुत शुक्रिया सर, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार आपका भी। सबसे पहले आज की सबसे जो बड़ी और अहम ख़बर दुनिया के जो बड़े टेलीविज़न चैनल्स और अखबारात उसमें शाया हुई, जो ईरान ने जो गैर कानूनी इक़दाम किया, जो ज़ाहिर खिलाफ वर्जी की पाकिस्तान की सरहदों की, इस पर आप क्या कहेंगे? फिर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल इस पर आ गया है और पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, एक एटमी मुल्क है, एक ज़िम्मेदार एटमी मुल्क है जो दुनिया में चंद एक है, उसमें से एक है। अब पाकिस्तान की नहीं, वो जो कहा जाता है कि हमारी खामोशी को जो ना दूसरी नज़र से लें, लोगों ने यही ले लिया। अफगानिस्तान ने इससे पहले एक दो दफ़ा ये हरकतें की, पाकिस्तान में घुस के एक दो अटैक किए, मजम्मत करते रहे, ये करते रहे कि चले वो है। और इस वक्त ईरान कोई अफगानिस्तान नहीं है, वो ईरान है। वहाँ एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट उधर रूल कर रही है और एक स्टेबल मुल्क है, वहाँ कोई जंगी हालात नहीं है। उन्होंने एक जो कुछ किया है वो सोचे समझे मंसूबे के तहत किया है। अच्छा, ये लगता है आपको? हाँ, अफगानिस्तान के पास तो ये जवाब है कि उनके यहाँ बहुत सी लोग हैं, बहुत सी गिरोह हैं जिनका स्टेट से ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने कार्रवाई की है, हम उसके खिलाफ करेंगे, वो करेंगे, वो चीज़ें दे देते हैं एक्सक्यूज़। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, बल्कि ये ओन कर रहे हैं दुनिया में कि यस हमने किया है जी, ढंढोरा पीट रहे हैं बाकायदा तौर पर। तो ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को। मैं नहीं समझता कि अगर इसने ये टॉलरेट किया तो उसके बाद फिर औरों को भी मौका मिलेगा। जाहिर सरहदों की खिलाफ वर्जी की है और खुद शवाहिद मौजूद भी हैं, खुद तस्लीम भी कर रहे हैं। कैजुअल्टीज़ हुई हैं और कैजुअल्टी की तादाद की गैर मुस्तक़िल समझते हैं अलग है, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। और पाकिस्तान के अब तक के जो पाकिस्तान ने कदम उठाया है कि अपने सफ़ीर बुला लिया और उनके सफ़ीर को बोला आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ये पहला स्टेप था। और इसके बाद हम अपना हक महफूज रखते हैं इसकी जवाबी कार्रवाई का। खित्ते में सर आपको लगता है कुछ फिर तब्दीलियाँ आएंगी जिस तरह के हालात रहे? तो तब्दीलियाँ नहीं आएंगी, इनको कोई प्रॉपर जंग नहीं की जाएगी। पाकिस्तान भी ईरान से कई दफ़ा मुतालबा कर चुका है कि BLA के लोग जो है वहाँ पे कैंप है, वहाँ ट्रेनिंग होती है, ये होता है, वो होता है। शवाहिद मौजूद है, पाकिस्तान का शवाहिद मौजूद है और उनके पास टारगेट है, तो इनको आज ही स्ट्राइक कर देनी चाहिए। इसका जवाब में देर नहीं करनी चाहिए, इनको आज ही 24 घंटे के अंदर इनको जवाब देना चाहिए और इससे ज़्यादा जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, जो गलती उन्होंने की है। नहीं तो इसके मायने ये तो नहीं है कि पाकिस्तान पे कोई भी आके अटैक करके चला जाएगा। आप समझते हैं कि अटैक कर दे पाकिस्तान अटैक नहीं करे, स्ट्राइक करे, एक या दो टारगेटेड जैसे उन्होंने किए, और उसके बाद उनको बता दें कि बस इनफ इज़ इनफ। ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आप हमारी मुल्क के अंदर आके आप पाकिस्तान के मफाद में बात कर रहे हैं आप। ये पाकिस्तान के मफाद के लिए ज़रूरी है। देखिए, ताकत का तवाज़ुन ही अमन करेगा ना। अगर कोई भी आके करता रहे इस तरह पाकिस्तान पे करता रहे तो ये तो बोलेंगे ये तो ऐसे ही है। तो पाकिस्तान को जिस तरह इन्होंने इंडिया को जवाब दिया था, हालांकि मैं ज़ाती तौर पे, बल्कि पाकिस्तान भी इस्लामी मुल्कों से इस किस्म की जंगे, इस किस्म की चीज़ें करने के ख़िलाफ़ है, हमारी पॉलिसी नहीं है। लेकिन जब कुछ इस तरह ही कर लेगा जिस तरह उन्होंने किया, इसका जवाब तो देना ही चाहिए। नहीं देंगे तो फिर दोबारा हो जाएगा, तिबारा हो जाएगा, फिर वो होगा आपके मार। एक दफ़ा जवाब दे दें और इतना ही दें जितना ज़रूरी है। सर, इलेक्शन सर पर हैं आप, जो ये होशमंदी का तकाजा होगा इस तरह की कोई बात करना खित्ते में? देखिए, इलेक्शन सर पे हो या दुश्मन पे हो, हिंदुस्तान आपके साथ है, वो इंतजार में है, अफगानिस्तान से आप पर दहशतगर्दी करा रहा है, ऊपर से ईरान से इस तरह का मसला, तो एहतजाज तो किया सख्त पाकिस्तान ने। वो खाली एहतजाज करना चाहिए। तो आप समझते चाइना को इरादा करेगा इसमें? मेरी जाती राय, पहले आप बराबर कर दें फिर आप बात करें। अच्छा, जब आपका किसी से झगड़ा होता है ना, आपको दो मुक्के मारते हैं, तो कम से कम आप भी उसको दो मुक्के मार के फिर कंप्रोमाइज़ करें। ये एक तरफा कंप्रोमाइज़ किया होगा। सर, आप क्या कहेंगे अनीस मंसूरी साहब, ये जो जज्बाती गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये गुफ्तगू इसी तरह है और यही असूल होना चाहिए? ये उसूल इन्हें अफगानिस्तान पे भी रखना चाहिए। जितने आ रहे हैं अफगानिस्तान में जाके मारे हैं, हाँ, इतने रोज़ हमारे सैकड़ों लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। और हम अगर स्ट्राइक की बात करते हैं अफगानिस्तान के अंदर तो दुनिया खड़ी हो जाती है, नहीं अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है, वहाँ पर आप एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते। ये ईरान का नया मामला तो नहीं है,
आज से 1 साल पहले बाकायदा ईरानी ऑफिसर्स और बाकायदा फ़ौज पाकिस्तान की हुदूद के अंदर दाखिल होती है और 2 लोगों को रिहा करवा के ले जाती है। आप उठा के देख लीजिए, ईरान की नाम नेहाद, सॉरी मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन मज़हब के नाम पर प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर लड़ी गई। उन प्रॉक्सीज को हम नहीं रोक सके, हमें उसी वक्त सख्त जवाब देना चाहिए। मैं इस बात का हिमायत में हूँ कि पाकिस्तान की हुदूद के अंदर ना ही किसी की प्रॉक्सीज होनी चाहिए, ना ही पाकिस्तान की हुदूद के अंदर किसी को दाखिल होने की और हमला करने, दाखिल होने की इजाज़त भी होनी चाहिए। हमला तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। और ये काम किसका है? ये पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत को उसी वक्त इस पर बात करनी चाहिए थी। ये ऐसा क्यों हुआ कि ईरानी मीडिया ने इसको प्रोपगेट किया, ईरानी मीडिया ने इस खबर को चलाया, उसके बाद रॉयटर्स और दीगर न्यूज़ एजेंसीज ने इसको चलाना शुरू किया। वाशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा, उसके बाद क्यों हुआ? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये रद्द-ए-अमल उसी वक्त होना चाहिए था कि इससे पहले कि ईरान इस बात का ढंडोरा पीट रहा है। अब सवाल है कि ईरान ढंडोरा क्यों पीट रहा है इसका? ईरान पहले जो कार्रवाइयाँ करता रहा है उस पर तो कभी उसने नहीं कहा कि मैंने कार्रवाई की है, उस पर पाकिस्तान रद्द-ए-अमल देता रहा है। ईरान इसके साथ ही इस खित्ते के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल के साथ साथ जो आप बात कर रहे हैं इलेक्शन के मामले को, उस सियासी रंग को भी बिगाड़ना चाह रहा है। ये एक लंबी साजिश है, इसे देखा जाए। अच्छा, इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अब मैं चाहूँगा दोनों जवाब दे देंगे। पहले ज़ुबैर साहब, कहीं किसी और मुल्क के कहने पर किया गया, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा भी हो सकता है? देखिए, मैं अपनी पहली बात ही रिपीट करूंगा। पहले तो उनको बता दूं अफगानिस्तान में और ईरान में क्या फ़र्क है। अफगानिस्तान में जो कुछ भी होता है वो नॉन स्टेट एलिमेंट होते हैं। नॉन स्टेट एलिमेंट स्टेट की मर्जी से नहीं करते, वो करते हैं, फिर उसको हम स्टेट को शिकायत करते हैं, फिर उस पर कार्रवाई करते हैं, जो कि हुई की भी है, उन्होंने मारे भी हैं, पकड़े भी हैं, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। ईरान में कोई नॉन स्टेट एलिमेंट नहीं है, वो एक जिम्मेदार मुल्क है और ये सोची समझी चीज़ है जिसको उन्होंने ओन किया। तो एक तो ये इनकी बात का जवाब का ये फ़र्क है ईरान का अफगानिस्तान में। दूसरा, आपको रिएक्शन फ़ौरन देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो कोई गैर मुल्की हो उसके पीछे, या अमेरिका, बरतानिया, किसी का भी दुनिया का नाम ले दें, इंडिया, वो बात की बात है। नाम नहीं, आपका तज़किरा नहीं, मैं कह रहा हूँ आप किसी भी मुल्कों का XYZ नाम ले दें, वो फिर बात की बात है। पहले तो आप इसका जवाब तो दें, उसके बाद देखेंगे कौन कौन है उसके बाद। अभी तो हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं ना, हमारे मुल्क के अंदर घुस के उन्होंने कार्रवाई की है, उसका जवाब दें, उसके बाद फिर देखें कौन कौन है। भाई आ जाओ, देखते हैं, कोई बनाना स्टेट तो नहीं है ना। मेरे ख्याल में आप क्या कहते हैं अनीस मंसूरी साहब, जो कहा इन्होंने? ना फिर वही है, उन्होंने ये हमला किया। आज तक ईरान ऐसे हमलों को छुपाता रहा, प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर लड़ता रहा और पाकिस्तान के अंदर दीगर लोगों पर हमले करवाता रहा। ये बाकायदा पाकिस्तान ने ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि प्रॉक्सीज होती रही। मुझे सिर्फ ये बात बताई जाए कि जनाब इस वक्त उसने इस हमले करने के बाद खुद अपने न्यूज़ मीडिया को खबर दी और इस खबर को चलवाया। वजह क्या है? वजह यह है कि ये पाकिस्तान इस खत्ते के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को जहाँ ख़राब करना चाहता है, वहीं पर वो बराह रास्त पाकिस्तान के इलेक्शन पर असरअंदाज होना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह, आप माने या ना माने, इमरान खान का जिन सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद है, उनके बड़े गहरे रवाबित हैं ईरान के साथ। किस तरह इशारा है आपका? आप जानते हैं, ये बताइए ना। आप जानते हैं उन हलकों का बाकायदा राब्ता है। आप ये देखिए कि इस पूरे पीडीएम की हुकूमत के दौरान ईरान का रवैया क्या रहा है और इमरान खान के मुतालिक क्या रवैया रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। सर, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। पहले तो मुझे ये बताएं कि पीटीआई का मुआहदा किस जमात से है भाई? अभी तो किसी से नहीं है, तो आपका इशारा किस तरफ है? ग्रुप से था, ये मैं समझने से कासिर हूँ। देखिए, ये मैं समझने से कासिर हूँ कि उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई इलाक है। अभी तो नहीं किससे है, एक सियासी तो भाई नाम लो पाकिस्तानी की ही है ना, साथ है कि जिनके बराह रास्त रवाबित ईरान के साथ बड़े गहरे। पता नहीं, भारत खुशिया जमात है, आप कह सकते हैं। अच्छा, हम कह सकते हैं। चलें जी, ये बड़ा अहम और बड़ा ही संगीन मसला है और पाकिस्तान ज़ाहिर हक महफूज रखता है अपना। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और जो जवाब दिया गया है, अल्लाह करे कि उसके बाद कुछ हालात बेहतर हों। जिस तरह ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि जी जवाब दिए किसी और अंदाज से दिया जाना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने सबसे पहले अपना सफ़ीर वापस बुलाया है और उनके सफ़ीर को जाने को कहा है। अच्छा, दूसरी बड़ी अहम खबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं,
वो ये कहते हैं कि जनाब, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोशिश करने वालों के पास मंशूर तक नहीं है और हम शेर का रास्ता रोकेंगे और उनको पहुंचने नहीं देंगे वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की है जनाब कि पाकिस्तान में इलेक्शन नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान है, इंतखाबी मैदान में सिर्फ जाले मौजूद हैं और मुकाबले के लिए तैयार हैं। शेर तो बिल्ली बनकर घर में छुपा बैठा है, शिकार पर तो गया ही नहीं। किस किस्म का शेर है जो चाहता है कोई और इसके लिए शिकार करे? देखिए, नौजवान चेयरमैन है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपेन चला रहे हैं। पिछली कंपेन भी अच्छी चलाई थी, अब उनको एक्सपीरियंस भी हो गया है, इनकी तकरीर में भी रवानी आ गई है और जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उनको समझ में आ गई है कि इस किसी की बढ़ के मारनी पड़ती हैं और वो सही। अच्छा, आप बढ़ के कह रहे हैं इनकी बातों? देखिए, मतलब ये मैं कुछ कह नहीं रहा। देखिए मेरी आप कह लें भाई, सबर नहीं हो रहा, आप कह लें। इनको सबर ही नहीं हो रहा कि मैं बात खत्म करूं और ये बात करें। देखिए, इस किस्म की बातें करनी पड़ती है इलेक्शन पाकिस्तान की आवाम को। जो देखें, यहाँ पे मेजोरिटी नौजवानों की है, 70% आपके जवान हैं और वो इस किस्म की चीज़ों को पसंद करते हैं कि चौथी दफ़ा बन रहा है, 74 साल 75 साल उम्र हो गई है, 3 दफ़ा में उसने क्या दे दिया जो अब चौथी दफ़ा दे देगा, हम तीर से रात रोकेंगे। कंपेन यही चला रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, बाकी जमातें कोई है नहीं, मैदान साफ है, तो ये इस किस्म के हमले कर रहे हैं और पसंद किया जा रहा है। लाहौर से लड़ने का फैसला कितना दुरुस्त है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का? बेहतरीन फैसला है। मेरी आज बात हुई एक नून लीग के सीनियर रहनुमा से ऑन-एयर, उन्होंने कहा कि जनाब पता है उनको, हमें जो मालूम है हमारा वोट बैंक नहीं है लड़काना में, तो हम ऐसी गलती थोड़ी करेंगे। ये गलती की क्यों उन्होंने लाहौर आने? तो देखें, ये ही एक बड़ी बहादुरी की बात होती है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, आपके पास 4-4 फील्डर आपके सर पे खड़े किए हुए होते हैं, बंदा आपको टॉप स्पिन कर रहा होता है लेग से उस पर, उस वक्त आप जब निकल के शॉट मारते हैं वहीं से फिर फील्डर पीछे होते हैं। इन्होंने जाके पंजाब के अंदर लाहौर में दिल में बैठ के कैंपेन चला रहे हैं और बहुत बेहतरीन चला रहे हैं और उधर पसंद किया जा रहा है, रिजल्ट उसका कुछ भी हो। लेकिन ये एक बड़ी हिम्मत की बात है कि आप जनाब उनके मेन शहर के मेन हार्ट में जाके लाहौर में बैठ कर बात कर रहे हैं आप। और अगर नवाज शरीफ के अंदर या उनमें किसी में है, आए लड़े लड़खाने से या लियारी से या ऐसी जगहों से जहाँ पे पीपल्स पार्टी की शहर हो, तो मुकाबला बराबर होगा। वो तो कह रहे हैं कि तो घर में घुस के बैठे हुए, अपने शहरों में भी कैंपेन नहीं कर रहे, अच्छी कैंपेन चला रहे हैं। नवाज ज़रदारी साहब का ये जुमला बड़ा अहम है जी कि इलेक्शन से कबल इस किस्म की बढ़कें मारी जाती हैं। जो कुछ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा एक नौजवान लीडर के तौर पर, वो कहते हैं वो क्या दूसरे लीडर भी इस तरह की बातें करते हैं और इलेक्शन करीब आते हैं तो सभी बढ़ के मार रहे होते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 300 यूनिट बिजली उन्होंने कहा था मुफ्त देंगे, लेकिन उस पर जब सवाल पूछा गया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से तो उन्होंने कहा जी ख्वाब देखने की तो पाबंदी नहीं है, हम कोशिश करेंगे, हमें मालूम है हालात बड़े ख़राब हैं। क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छी बात की, लेकिन आपने जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जनाब के जिस तकरीर का आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ जो उनके दिल की और जो असल बात थी वो तो आपने की नहीं। आप बताएं। सही, आप बता दें। देखिए, दोनों जमातों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून है, दोनों तस्वीर के एक ही रुख है। अच्छा, एक ही सिक्के के आप खान साहब वाला बयान दोहरा रहे हैं। सुनिए, एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक बॉल पे दोनों विकेट गिराऊंगा, दूसरी तरफ देते हैं तो आप पहली तरफ भी देख लीजिए। आइए, सही है। अब बात आप समझिए, वो जो मेरे नवेद भाई मोअज़्ज़ज़ ने ये भी कह दिया ना कि इस तरह की बढ़के देनी पड़ती हैं, तो वो दी हैं उन्होंने, बिल्कुल सही बात है। दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं और उनके मुंह से सच निकल गया कि सिंध में तो पीपल्स पार्टी का निशान तीर है, पंजाब में शेर है तो सिक्के का है। आप हमें बोल रहे थे ना, अब हमारी बारी है तो अब हमारी बारी में कौन ऑब्जेक्शन? तो यानी कि इस पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम और नून लीग तो सिक्के के दोनों एक ही रुख मिलके खेल रहे हैं। हाँ, दोनों अलग अलग, मतलब सिक्के के वही रुख है, समझ जाइए। अब मामला क्या है? मामला यह है कि दोनों भड़कियाँ मार रहे हैं और कुछ नहीं है, और दोनों अंदर से एक ही हैं। आप सिर्फ यह है कि उनके मुंह से जो सच निकला है कि हाँ इधर हम तीर है, पंजाब में हमारा इंतखाबी निशान शेर है, ये सच है। बाद में उन्होंने फौरन क्या बोला? ये सच है, नहीं ये सच है, ये सच है। मैं देखे ना। अच्छा, ये उन्होंने एक जो कहा अनीस मंसूरी साहब, बच्चों वाली बात नहीं कर रहा, मैं सच बात कह रहा हूँ। अच्छा, ये चले आपको यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया सिंध के अंदर, यहाँ पर आप उनकी फेवरेट जमात है, वहाँ पर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया। वो चला रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, उसको आप फ्रेंडली बोल रहे हैं। देखते जाइए ना, देखते। अच्छा, ये छोटा सा एक ब्रेक ले लें, क्योंकि जज्बाती अंदाज में जो गुफ्तगू की है नवाज ज़रदारी साहब ने मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान
अनीस मंसूरी साहब से। तो थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू है, थोड़ा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक का फिर हाजिर होते हैं। यहीं से आगाज़ करें, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये बड़ा अहम जुमला जो आपके पास में छोड़े जा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है शेर तो बिल्ली बनकर घर में छुपा है। किसके बारे में बिलावल ने कह दिया शेर को बिल्ली? ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे शेर और बिल्ली की, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि शेर तो बिल्ली बनकर घर में छुपा है। और एक जगह और उन्होंने खिताब किया जिसमें ये कहा कि पंजाब में नून लीग का निशान शेर है, सितारे वाले उसके सहूलतकार हैं। अब ये जो बात की है उन्होंने, नवेद ज़ुबैरी साहब, निशान तो शेर है लेकिन सितारों वाले उनके सहूलतकार, ये सितारे वाले कौन है साहब? देखिए इसका जवाब तो खुद चेयरमैन बिलावल नहीं, साहब आप ही दे सकते हैं कि आप तमाम रम्ज़ जानते हैं, तशरीह तो कर दें। हाँ, बिल्कुल तशरीह कर देता हूँ। उनका इशारा स्टेट की तरफ है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, कि भाई जिसे आप डीप स्टेट कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कह लें, सहूलतकार कह लें, जो भी कह लें, जो आप बोलें, उनका इशारा ये है। उनको बैकफुट डालने के लिए बड़ा अच्छा होता है ये तरीके का, कि कोई इस किस्म की बात की जाती है कि जनाब आप तो घर में बैठे हैं, आपके घर बैठे तो वो जिनके ऊपर मंजूर हो रहे हैं, जिनके ऊपर इल्जाम लग रहा है, जिनकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, नाम लेना नहीं चाह रहे, तो वो नाराज नहीं होंगे? हमारा ताल्लुक ही नहीं है कि शख्स हमारा नाम ले रहा है। देखिए बड़ी पार्टी और बड़ी लीडरों की यही बात होती है। अगर वो ये ख्याल कर सोचे कि उनको कोई बात बुरी ना लग जाए, तो मैं ये नहीं बोलूँ, तो मैं ये ना बोलूँ, ना वो बोलूँ, ये बात है एस्टेब्लिशमेंट के सामने भी खड़े हो जाते हैं। पार्टी का सेवा है ही नहीं। पीपल्स पार्टी इस किस्म की चीज़ों की केयर करती नहीं है। वो बड़ी चीज़ बोलते थे, फिर भुगतते भी हैं, लेकिन बोल जाते हैं। वो उसमें नहीं है कि मौसम देख के निकलें, इशारा देख के निकलें, अपनी मुतालबात की लिस्ट दें, फरमाइशी प्रोग्राम हो, जनाब ये निशान नहीं मिले, इसको टिकट नहीं दो, ये ले लो उनसे, फिर मैं आऊँगा, आप चलो निकला शेर बिल्ली की तरह। इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीदी अगर बड़ा लीडर बनाती है, तो आप मान लीजिए कि बिलावल से बड़ा लीडर तो फिर इमरान खान है, फिर बिलावल से बड़ा लीडर तो फिर नवाज शरीफ, जो बराह रास्त नाम लेकर कहता है कि सितारे कौन से हैं, वो हो गया। अगर इस्टेब्लिशमेंट पर आप जो नाम ले लेते हैं वो बड़ा लीडर है, तो फिर मैं और नाम बता दूं आपको, दो ही काफी। मतलब अगर आप इसको बड़ा लीडर तस्वुर करते हैं कि जनाब आपकी जेब खाली हो लेकिन आपके पास काम दिखाने के लिए कुछ ना हो, आप सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करें और उसको आप बड़ा लीडर बन गए आप, वाह वाह वाह, ये अगर एजाज़ है नवीद भाई, तो मुझे बड़ा अफसोस की बात कहनी पड़ती है। तो फिर उसमें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। इस इल्ज़ाम को दोहराने वाले, कहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। देखें नवाज शरीफ इसलिए कह रहे हैं बड़ा लीडर के, इनकी बात कही, इनकी बात को मैं जो है अभी बताता हूं। देखो वो बड़ा लीडर है तभी ग्राउंड में है और खुल के इनिंग खेल रहा है, सब लोग घरों में छुपे हुए हैं। और वो ही था जो नहीं डरा था बल्ले से, उसने बोला हम तो चाहते हैं कि बल्ला मिले, लेकिन कोई है जो नहीं चाहता कि बल्ला, वो बल्ले से डर के घर में बैठा हुआ है। अच्छा, और वही है कि जिसने जस्टिस काजी फायद ईसा के फैसले की तारीफ के कसीदे पढ़े, ये तो बहुत अच्छा कानूनी फैसला है, ये सियासी फैसला नहीं है। और अगर दूसरी तरफ उनके खिलाफ अगर फैसला आ जाए, ये सियासी फैसला है। वो क्या कहती थी मोहतरमा, ये कैंगरू कोर्ट्स हैं, तो जब आपकी बारी हो, तो जब फोन की कॉल पे फुल डोज दी जाएगी तो बोलेंगे, जब आपकी बारी हो तब भी नहीं बोलेंगे, जब आपकी बारी हो तो आप कहते हैं कि जी ये डटा हुआ है, ये देखिए ये। अच्छा सुन ले सर, अच्छा इस पर मैं चाहता हूँ, वक्त की किल्लत है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो और कहा वो भी आपके सामने रख दूँ। उन्होंने कहा जी कराची और हैदराबाद पर गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने कब्ज़ा कर लिया था, हमने जमहूरियत के ज़रिए आकर कराची वापस ले लिया और कराची का मेयर बनाया। सर ये कौन सी गैर जमहूरी क़ुव्वतें थीं जिन्होंने कराची हैदराबाद पर कब्ज़ा किया था और बिलावल साहब ने जमहूरियत के ज़रिए उनको ख़त्म करा दिया? देखिए ये एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ इशारा है इनका है, जो उनका जिस तरह मेयर था, जिस तरीके से उधर चीजें हो रही थी जब इलेक्शन हुए, जमहूरी कह रहे हैं, ये नहीं, वो कह रहे हैं जमहूरी तौर पे उन्होंने छीन लिया, इलेक्शन करा के कब्जा कर लिया था और हमने जमहूरी अंदाज से वापस लिया। वो जिस तरीके से बैठे थे मुसलसल उनका खत्म भी हो गया था, फिर बैठे रहे भारत। उसकी उनकी बात का मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन उनके कहने की जो तशरीह जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि इलेक्शन करा के मेयर बनाया गया, मुंतखब करके वो इलेक्शन से भाग गए, इलेक्शन का बाइकाट करके बैठ गए एमक्यूएम। अब जो मेयर है वो जमहूरी तरीके से आया हुआ बैठा हुआ है, किसी का नामजद करदा नहीं है। और ये भी कहा अपने रिश्तेदारों को भर्ती नहीं कराएंगे, मुझसे वादा करें तमाम लोग, बल्कि आवाम के लिए काम करें। ये एक नई चीज़ लेकर आए और जो मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ आप पहले मैं इस बात का जवाब देता हूँ, दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपको पूरा। देखिए एक बड़ी नई चीज़ लेकर आए और तमाम पार्टियों को ये करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा है कि वो आवाम के सामने हल्फ ले रहे हैं उम्मीदवारों से कि
जो हो गया मादी में। आप जो भी जीतेगा वो अपने इलाके में रहेगा, कराची में नजर नहीं आएगा। जो नहीं जिसने तो ये होगा, ये कह रहे हैं हल्फ ले रहे हैं, केवल हल्फ ही रह सकता है, उसके बाद नजर रखी जाती है। बड़े बड़े नाम में गिनवाऊं देखिए मुझे सैलाब के दिनों का याद है और मैंने बड़ा करीबी उसको मॉनिटर भी किया और वो किया। जो यहाँ पे नजर आता था MNA MP सैलाब के दिनों में, उसको शौका दे दिया जाता था कि जहाँ आप चल के बैठे पूछ के आते थे निसार खोड़ों से जो सिंध के सर से कि जी मैं 2 दिन के लिए कराची आ रहा हूँ, मेरी ये तकरीब है या वो है, तो इजाज़त मिलती थी। तो अगर इस तरह की चीज़ होगी तो उस पार्टी के लिए अच्छा है कि उनके जो MNA MP हैं अपने हल्के में रहें और मेरिट पे चीज़ें करें। कल को ये पता लगे कि भांजे भतीजे सबको भर्ती कर लिया बजाय आवाम के। जनाब, पहली बात आपने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये फरमाते हैं कि कराची और हैदराबाद में गैर जमहूरी कुव्वतों का कब्जा था। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वो अपना लफ्ज़ अंकल याद है जब इन्होंने इसी गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ सियासी इत्तेहाद करते हुए हुकूमत बनाई। उसी गैर जमहूरी कुव्वतों का जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, तो PDM बनाते हुए और PDM की हुकूमत इत्तेहादी बनाते हुए एक दस्तखत उन्होंने किया बराबर में बिठाकर। तो उस वक्त गवर्नर मांगा इन्होंने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बैठे हुए थे साथ ना, तो उन्होंने साथ बिल्कुल बराबर के निशिस्त पर जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, तो उस वक्त उनको अच्छा नहीं लगा कि गैर जमहूरी मुल्क के अजीम तर मफाद में मुल्क है, मुनाफिकत है, इसे कहते हैं मुनाफिकत। हमारी बात कहते हैं मुनाफिकत, हमारी बात इनको पसंद नहीं आ रही, मैं कहते हैं मुनाफिकत। इन्हें इतनी लंबी तमीज मानी, मैंने 2 जुमले में बता दिया, इसे कहते हैं मुनाफिकत। बाकी मतलब आप पे छोड़ते। हाँ जी सर, पूरे तो करने दीजिए उन्हें। मैंने तो कह दिया, मैंने तो कह दिया, मैंने तो खत्म एक जुमले में कर दिया। देखिए कहाँ से खत्म, इसे कहते हैं मुनाफिकत। मुफाद में इन्होंने खुद ने बता दिया, पड़ता है, नवेद भाई ने खुद बता दिया कि इसका मतलब है ये मुनाफिकत की सियासत है कि जब आपको जरूरत पड़ती है तो वो जमहूरी कुव्वतें हो जाती हैं और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो आप कहते हैं गैर जमहूरी कुव्वतें। आपको इतनी उन्होंने कहा है कि आवाज निकालनी पड़ती है, रिश्तेदारों को दोस्तों को भर्ती नहीं करा सकेगा, आवाम से सिर्फ लोग मुंतखब। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है और इनको ये बाकायदा अपनी जमात के अंदर शुरू करना चाहिए ऊपर से, और अपनी ये जो विरासती सियासत, जो विरासती कुर्सियां होती है ना, वहाँ से ख़त्म करना चाहिए इसे, और वहीं पर ऐलान करना चाहिए कि जनाब ये विरासती चीज़ें नहीं होगी, आप ऊपर विरासत को ये नीचे मना कर दें। ये नून लीग समझ रहे कि चचा फुप्पा समधी बेटा भांजा भतीजा उनके ये होते हैं वजीर, इस पार्टी में नहीं होते। आसवा तो इलेक्शन लड़ भी नहीं रही उनकी में, कंपेन चला रही है। दोनों बहनें वो तो पहले से लड़ती आ रही है, अभी लड़ी है क्या? और निजाम कौन चलाता है, सिस्टम कौन चलाता है? चलाती है और कौन चलाता है? मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। की बात कर रहा हूँ, कराची का बच्चा जानता है। अरे वो सोशल मीडिया की पैदावार है, वो सिस्टम है तो पकड़ा क्यों नहीं है किसी आज तक। अच्छा जी, जाते जाते एक आखिरी छोटी सी खबर शामिल करें। परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी, फवाद और हमाद अजहर की अपीलें भी मुस्तरद। खान साहब के साथ साथ अब इलेक्शन वो भी नहीं लड़ सकेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा सर? देखिए, परवेज़ इलाही ने बड़ी कोशिश की, बड़ी अच्छी एक्टिंग भी की, बड़ा वो भी किया, और वो चाहते थे कि बानी PTI के बाद उनका नंबर आ जाए। सख्त मुकाबला उनका पार्टी में रहेंगे, सख्त मुकाबला शाहमूद कुरैशी के साथ था। उन्होंने भी बड़ी कोशिशें की, बड़ी चीज़ें बर्दाश्त भी की अपने मिजाज के खिलाफ, लेकिन दोनों की सियासत और वो चीज़ें फेल हो गई। तो पार्टी में रहेंगे? पार्टी तो ये फैसला तो थोड़ा टाइम के बाद पता लगेगा कौन पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे। वो जो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, पूरी नहीं हो रही ना। हाँ, इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, और वो जिसकी ख्वाहिशात कर रहे थे वो बहुत पक्का आदमी है जो अंदर है, जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करके बैठे थे। उसने चुन शेख रशीद को देखे आप, उसने नहीं दिया। हाँ, जिसने तो मेरे ख्याल में सारे मक्खन खरीद लिए थे जितने मार्केट में थे। तो अच्छा है, बड़े बड़े बुत गिरने चाहिए जनाब। हाँ, अगर ये बात अच्छी है कि उसूली सियासत होनी चाहिए, बड़े बड़े बुत गिरने चाहिए और उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने पार्टी के लोगों के साथ गद्दारी की हो या धोखा दिया हो, उनके खिलाफ ज़बान आजमाई हो। लेकिन असल में हमारे यहाँ पर अमली सियासत तो ऐसे होती नहीं है ना। हमारे यहाँ अमली सियासत तो वो होती है जो गालियाँ दे रहा हो उसी को साथ शामिल कर अगला पार्टी का टिकट उसी को दे दिया जाता है। सही है, पूरे का पूरे सूबे के अंदर ये तकसीम कर दी जाती है, तो ये तो होता है। तो अब ज़ाहिर है ये जिनके मुस्तरद हुए इस वक्त इनके सितारे गर्दिश में, पहले किसी के सितारे गर्दिश में थे। तो हमारे यहाँ पर जो सेलेक्टेड की सियासत होती है
तो वही सेलेक्टेड होता है कि जो खुलेआम पर जलसे कर सकता है, बाकी सब नहीं कर सकते हैं, फिर वही सेलेक्टेड बाद में बंद हो जाता है। तो यही सिलसिला होता है। 241 कराची से और ख़ास तौर पर कल ऐलान किया पीटीआई की जानिब से कि हमने टिकट नहीं दिया, और खान साहब नाराज़ हैं आरिफ अलवी साहब से और उनके बेटे से, और वहाँ भी बड़ी अहम मुकाबला इसलिए भी है कि फारूक साहब भी डिफेंस आ गए हैं, इख्तियार बेग साहब भी मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है अनीस मंसूरी साहब, कराची में जो बड़े बड़े नामवर लोगों की बात कर रहा हूँ, जैसे फारूक साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, और इस तरह के दूसरे जो नाम हिस्सा ले रहे हैं यहाँ से, उनके तमाम हलकों में जहाँ से वो खड़े हैं, नाम के बावजूद पोजीशन कैसी लगती है आपको? देखिए, इस वक्त जो बड़े बड़े नाम खड़े हुए हैं और जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को कराची की दावेदार कहती है, ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि उनकी तरफ आवाम का झुकाव उस तरह से नज़र नहीं आता जिस तरीके से माजी में उन जमातों के साथ वाबस्तगी रही है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर इस वक्त है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि उसे शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी तरीके से MQM पाकिस्तान है, ठीक है, MQM का एक वक्त रहा, MQM का एक वक्त रहा, लेकिन अब वो MQM का वक्त नहीं रहा। और ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि चाहे मुस्तफ़ा कमाल साहब हो या फारूक सत्तार साहब हो या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो, इन बड़े बड़े लीडरान को भी आज अपनी सीट बचाने के लिए ख़ुद ज़मीन पे उतरना पड़ रहा है। वरना होता ये था कि अगर MQM के नाम का अगर खम्बा भी खड़ा उन्हें कर दिया था तो वो जीत जाते थे। 242 में क्या लगता है आपको? 242 मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हैं वहाँ, क्योंकि इससे पहले जो जीते थे साहब वो भी खड़े हुए, मंदुखेल साहब भी, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी वहीं से मौजूद हैं। दोनों में से किसको लगता है आपकी बेहतर पोजीशन है? आप दो को क्यों कह रहे हैं? अभी वहाँ और भी खिलाड़ी मौजूद हैं। नहीं, मैंने इसलिए बात की जो जीते हैं, और देखिए वहाँ से ज़्यादा जीतने की बात कर रहा हूँ ना, मैं जीतने की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जो एक MPA की सीट है वो तहरीक लब्बैक के पास है। नहीं, MNS की बात, मैं ज़ाहिर एक MPA का फ़र्क पड़ता है वहाँ पर, सही है। वहाँ पर माजी के अंदर तहरीक इंसाफ ये सीट निकाल चुकी है। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून भी माजी के अंदर ये सीट नहीं निकाली, नहीं हार गए थे पार्टों से। मुस्लिम लीग नून, अच्छा, यार शफी के दौर की बात मैं माजी में निकाल चुकी है ना, मतलब इस सीट पर तमाम सियासी जमातें अपना असर दिखा चुकी है एक बार में। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये कि नई हल्काबंदियों के बाद इस वक्त MQM पाकिस्तान की पोजीशन वहाँ पर इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, और अगर कोई ये समझता है कि नहीं जी वो हो जाएगा, ठीक है, कि उसकी अपनी समझ है, लेकिन मेरा 241 ख्याल है 241 में भी MQM पाकिस्तान मजबूत नहीं है। फारूक साहब नहीं, मजबूत नहीं है सर। देखिए जी, 241 मेरा हल्का है, मेरी खुद राइश वही है। हाँ, तो जज्बाती नहीं सर, लेकिन बड़े ही करीब से उस हल्के को देखा है। मैं उधर प्रिजाइडिंग अफसर भी रहा हूँ जब मैं सरकारी अफसर था, उसके बाद मैं उधर चीफ पोलिंग एजेंट 2 बड़े कैंडिडेट का रह चुका हूँ, तो मुझे वो हल्का बड़ा करीब से मुझे पता है उधर क्या सिचुएशन है। बड़ी हैरानकुन बात ये थी कि आरिफ अलवी के बेटे ने कंपेन 2 महीने पहले से शुरू कर दी थी, और बहुत ज़्यादा तादाद में, खासतौर से लेडीज़ में, क्योंकि लड़कियां डिफेंस क्लिफ्ट में बहुत एक्टिव हैं, PTI की कंपेन चला रही थी, लेकिन अचानक जब उनको नहीं मिला, दूसरों को मिला, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। एक तरीके से थोड़ी बहुत ग्रुपिंग उनमें हो गई है। वहाँ मुकाबला इख्तियार बेग का, पीपल्स पार्टी का और PTI का मुकाबला, और किसी जमात का कोई मुकाबला नहीं। ना वहाँ जमात इस्लामी की कोई, MQM की है ही सीट निकाल चुकी है। नहीं, वो मैं अभी की आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। MQM को भी अंडरस्टैंड तो नहीं करते उधर MQM का अंडरस्टैंड नहीं, MQM की है ही नहीं। जब बंस रोड होता था इस हल्के में किसी जमाने में, अब नहीं है बंस रोड, 241 में नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। बंस रोड का एक यूसी है, पहले पूरा बंस रोड होता था, पहले पूरा था। अच्छा, तो उसके बाद तो फर्क है। मुकाबला जो है पीपल्स पार्टी का और PTI का, वहाँ मैं देख रहा हूँ। 242 में आ जाए, यस, मुस्तफ़ा कमाल का मुकाबला मंदुखेल से है। बाकी वहाँ शहबाज शरीफ होती तो बहुत टफ हो जाता। शहबाज शरीफ ने वापस ले लिया। अगर शहबाज शरीफ के लोगों ने वोट दिया मुस्तफ़ा कमाल को, नहीं, वहाँ ऑलरेडी शहबाज शरीफ ने वापस ले लिया, लेकिन एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया उन्होंने। कैंडिडेट खड़ा कर दिया, वो नंबर नहीं, कवरिंग था। मुकाबला वहाँ अच्छा होगा इन दोनों के मुकाबले। PTI वहाँ मैं नहीं समझता कि ऐसी, पहले भी फैसल वाडा को जिस तरीके जीता था, बड़ी ही उस पर तनकीद हुई थी उस सीट पे, PTI की उधर थी फुटेजेस, मैं नहीं समझता इस दौर में है। अभी वहाँ जो मंदुखेल, क्योंकि वो खुद एक पठान है और उसने बड़ा काम किया है, थोड़े से अरसे में बहुत काम किया अपने हल्के में उसका। दूसरा मुस्तफ़ा कमाल साहब उधर बहुत अरसे से काम कर रहे थे, शहबाज शरीफ के न होने से उनको वो मिलेंगे। मगर असल सवाल जो मैं करना चाहता हूँ, आप में से कोई अगर जवाब दे। देखिए, MQM में बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं दिया गया जो कि बहुत एक्टिव थे, जिनको मिलना था, और 2 रहनुमा आते हैं जो 2-2 सीटों से लड़ रहे हैं, बिला वजह 2-2 सीटों से लड़ रहे हैं। एक रह गया अब, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 247 छोड़ दिया, वहाँ से 2 से लड़ रहे हैं बस अकेले। इज़हारुल हक साहब आ गए उस पर, इज़हारुल हसन साहब। चलिए, ये अच्छा हुआ।
तो उन्हें 2 सीटें ज़ाया कर रहे थे तो 1 सीट को दे दें। विजार कितना पुराना है और कितना उसको दे दिया 247 दे दिया तो अच्छा है। उसको सुबाई से नहीं दिया इस बार? नहीं, सुबाई से नहीं। लेकिन सुबाई एक तरीके से वो एक बहुत वोकल आदमी था, बड़ी तारीखी तकरीरें उसकी। तो वोकल तो मुस्तफा कमाल साहब भी हैं, तो कभी आए नहीं सीनियर असेंबली में तो इसलिए देखा नहीं। IT मिनिस्टर हैं सर फेडरल के? नहीं, सुबाई से। अच्छा, मगर इजहार की तरह का मैंने उनको नहीं, उस जमाने में इजहार की तरह का तो कोई एक 2 घंटे तकरीर करते हैं और ये तंजिया कह रहे हैं आप या वो तो आप तंजिया ही समझ लीजिए। अच्छा है कि उसको कौमी असेंबली में आए, ऐसे लोग आने चाहिए। ऐसे लोग आने चाहिए अच्छे बोलने वाले जो ग्राउंड पे रहते हैं। आपको अगर बुरा लग रहा है तो आपकी वो है, मेरे ख्याल में मैं तो कहूँगा। अच्छा नहीं ठीक है, आपकी मर्जी होती है। देखिए हम तो किसी कैंडिडेट की कसीदागोई नहीं कर सकते ना, सही है। अब कोई ताल्लुक नहीं, मैं एक एज अ पॉलिटिशियन मैं चाहता हूँ असेंबली में बड़े कद वाले भी आए जो अच्छा बोल रहे हो, खाली खामोश बैठने वाले नहीं है। नहीं, बड़े कद अगर बोलने से होते तो फिर पता नहीं कितने लोग बड़े हो जाते, सही है, वो तो एक अलग बहस है। बड़ा कद कैसे होता है? अच्छा नहीं, मैं आपने बड़े कद से बोलने के हिसाब से कहा ना, तो मैंने कहा पता नहीं फिर तो कौन कौन आ जाता। और फिर तो मेरे ख्याल से तमाम जगहों से जो है वो जो बहुत सारे मसाजिद के जो उलमाए किराम है उनकी बड़ी बहुत अच्छा बोलते हैं वो। अच्छा खैर, सवाल भूल गया मैं, देखा ना, असल बात भूल जाते हैं। ख़वातीन की नुमाइंदगी में विचारों जाते जाते बात करें कि इस बार कम ख़वातीन की नुमाइंदगी है तमाम पार्टीज़ में, जो कि अच्छा साइन नहीं है। देखिए, ख़वातीन की नुमाइंदगी का इलेक्शन कमीशन ने एक रेशियो रखा हुआ है, उस रेशियो से उस रेशियो तक तो सबने दिया है, और उससे ज़्यादा अगर देते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन वो लेडीज सीटों पर हैं, 10-15 कवर हो जाती हैं उससे, तो इसलिए हो सकता है कम दिया हो। सर बढ़ाना चाहिए। जो ख़वातीन इलेक्शन लड़ सकती हैं उनको लड़ना चाहिए, जैसे नफीसा शाह है, शाजिया मरी है, उनको उस रिजर्व सीट के बजाय अगर लड़के आना चाहिए तो वो बहुत बेहतर है। शाहिदा रहमानी साहिबा 3 ही को दिया कौमी में, मेरे पास अभी लिस्ट नहीं है, 3 से ज़्यादा है। सेंट्रल से भी दिया है, एक को कोरंगी से भी दिया है। अब किसी पीएस पार्टी के साथ बैठेंगे तो पूछेंगे। पीएस पे तो ईस्ट में भी दिया इन्होंने, पीएस पे तो दिए हैं, जितना रेशियो होता है उसके लिहाज से मेरे ख्याल में सर ये बढ़ना चाहिए। एक तरफ हमारी मतलब पॉपुलेशन के लिहाज से बात कर रहा हूँ, 51% ख़वातीन है। किश्वर ज़्यादा को नहीं मिला मुझे उस पर। अच्छा, उस पर ज़्यादा अफसोस है, हैरान कौन है? अच्छा, पुरानी पार्लियामेंटेरियन लेडीज वोट में। अच्छा, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हम ख़वातीन और मर्द की अब ये जो हम दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, किशोर ज़हरा का भी चूँकि लफ्ज़ आ गया है, किशोर ज़हरा बाई साहिबा का, उनको भी टिकट नहीं मिला तो पुरानी है ज़ाहिर पार्लियामेंटेरियन, आप नहीं समझते कि कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि नहीं मिलना चाहिए था। देखिए ऐसे तो बहुत सारे लोगों को मिलना चाहिए था, मसला सारा ये नहीं है। मसला ये है कि एमकेएम का इस वक्त ढांचा ही कुछ और है, सही। एमकेएम में तो इस वक्त वो लोग ज़्यादा ऊपर है कि जो कि पीएसपी से आए हुए लोग हैं, ज़ाहिर है अब उनका ज़्यादा इस वक्त असर रसूख है। आप उनकी जो पिछले 2 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी इस बात को ज़ाहिर कर रही है बहुत कुछ, तो उसमें किशोर ज़हरा का ज़ाहिर जगह नहीं बन पा रही थी। और किशोर ज़हरा उनकी जगह सिर्फ सूबाई कौमी में नहीं बन पा रही है, पार्टी की बात कर रहे हैं, समझा नहीं मैं। आप समझ गए सब कुछ। 239 औरंगी का अगले प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे, बड़ा सख्त मुकाबला उधर भी होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम में हल्के डिस्कस शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, अब चूँकि आज का प्रोग्राम यहाँ ख़त्म होगा और अगले प्रोग्राम में जब हम हाजिर होंगे तब हम कोशिश करते हैं कि जो बड़े हल्के हैं पूरे पाकिस्तान के, ज़ाहिर कराची भी शामिल है, उन पर हम डिस्कस करेंगे कि बड़े नाम जहाँ से हिस्सा ले रहे हैं बड़ी जमातों के, उनका क्या हो सकता है। मेरे दोनों मौजूद मेहमानों से हवाले से क्या उनका तज़किया है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इस पर डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दी इजाज़त, मौलाना के बाद।